हेलो फ्रेंड्स, ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब बढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे बिहार दरोगा पीटी 2021 के लिए सामान्य अध्ययन प्रश्न नंबर 2। इससे पहले ऑलरेडी एक सेट अपलोडेड है, साथ ही साथ काफ़ी अलग अलग बुक के प्रैक्टिस सेट्स अवेलेबल हैं। अगर आप नहीं देखें तो जाकर प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। इस पूरे वीडियो में हम लोग 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे और वो भी पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ। ये क्वेश्चंस आप लोगों को समझ मैं रखूंगा। चलिए तो अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि अंतर्राज्यीय परिषद का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। देखिए, अगर हम बात करते हैं अंतर्राज्यीय परिषद की तो इसका जो गठन है वो संविधान के अनुच्छेद 263 के अंतर्गत केंद्र और राज्यों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए राष्ट्रपति करता है। लेकिन इस बैठक की अध्यक्षता जो है वो प्रधानमंत्री या उनके अनुपस्थिति में प्रधानमंत्री के द्वारा नियुक्त कैबिनेट स्तर का कोई मंत्री करता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रधानमंत्री। और जो सबसे पहली बार जो अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना हुई थी वो 1990 में सरकारी आयोग की सिफारिश पर हुई थी। प्रधानमंत्री से और याद रखिएगा, प्रधानमंत्री नीति आयोग, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद और राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का भी अध्यक्ष होता है। अगर हम बात करते हैं प्रधानमंत्री की तो संविधान के अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति को उसके कार्यों के संपादन व सलाह देने हेतु एक मंत्री परिषद होती है जिसका प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो संविधान के मूल अधिकारों का अंश नहीं है। तो मानव दुर्व्यापार और बालाश्रम का प्रतिषेध, तो ये है कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 23 में। कारखानों में बालकों का नियोजन का प्रतिषेध, ये भी है कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 24 में। उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की सहभागिता, ये नहीं है क्योंकि ये जो है वो नीति निदेशक तत्व के अनुच्छेद 43 के अंतर्गत आता है। तो ये मूल अधिकारों में नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। फिर नेक्स्ट है कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की संहिता, तो हाँ ये है। ये कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 16 में है। वहीं अगर हम लोग मूल अधिकारों की बात करते हैं तो मूल अधिकार का वर्णन जो है वो भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 और अमेरिका के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है हमारा कि भारत में संघीय मंत्रिपरिषद की सदस्यों की कुल संख्या किससे अधिक नहीं हो सकती है। तो भारत में जो संघीय परिषद की कुल सदस्यों की संख्या है वो प्रधानमंत्री के सहित 15% से अधिक नहीं हो सकती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 15%। एक चीज याद रखिएगा, ये कौन से अनुच्छेद के बाद है, कौन से संविधान संशोधन में ये कहा गया है? 51वां संविधान संशोधन 2003 में ये कहा गया है। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से कौन सा विभाग जो है वो गृह मंत्रालय के अधीन नहीं है। तो देखिए, अगर गृह मंत्रालय के अधीन की बात करते हैं, राजभाषा विभाग है, सीमा प्रबंधन विभाग भी है, जम्मू एवं कश्मीर कार्य विभाग भी है, साथ ही साथ राज्य विभाग और आंतरिक सुरक्षा विभाग जो है वो गृह मंत्रालय के पास है। विधि कार्य विभाग जो है वो गृह मंत्रालय के कार्य नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विधि कार्य विभाग। वहीं अगर हम लोग गृह मंत्री की बात करते हैं तो भारत के अभी तत्कालीन गृह मंत्री का नाम है अमित शाह। नेक्स्ट हमारा कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि भारत के राष्ट्रपति अपने पद की शक्तियों का प्रयोग के लिए भारत के किसी भी न्यायालय के प्रति जवाबदेह नहीं होगा। तो ये कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 361 में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 361 में। वहीं अनुच्छेद 71 की बात करते हैं तो इसमें राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित मामलों का वर्णन है। अनुच्छेद 143 की अगर बात करते हैं तो इसमें राष्ट्रपति की सर्वोच्च न्यायालय से सलाह लेने की शक्ति है, लेकिन जो राष्ट्रपति है वो उसके मानने के लिए बाध्य नहीं होता है। वहीं अनुच्छेद 257 की अगर बात करते हैं तो इसके तहत संघ सरकार कुछ दशाओं में राज्यों पर नियंत्रण रखती है। राष्ट्रपति से इंपॉर्टेंट अगर हम लोग बात करते हैं तो कुछ और भी अनुच्छेद याद रखिएगा, जैसे अनुच्छेद 52 में है राष्ट्रपति का पद, अनुच्छेद 53 में है राष्ट्रपति का शक्ति कार्य, अनुच्छेद 54 में है राष्ट्रपति का निर्वाचन, अनुच्छेद 61 में है महाभियोग, अनुच्छेद 72 में है क्षमादान की शक्ति, अनुच्छेद 85 में लोकसभा विघटन की शक्ति है प्रधानमंत्री के सलाह पर, और अनुच्छेद 123 में अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है किस संविधान संशोधन के तहत मतदान के लिए आयु सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया है। तो ये किया गया 61वां संविधान संशोधन 1989 के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 61वां संविधान संशोधन 1989। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं 69वां संविधान संशोधन जो कि 1991 में हुआ है, तो इसके द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनाया गया और दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के लिए विधानसभा का उपबंध किया गया। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं 83वां संविधान संशोधन की, तो ये 2000 में हुआ है और इस संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षण का प्रावधान न करने की छूट प्रदान की गई है। वहीं हम अगर बात करते हैं 89वां संविधान संशोधन 2003 की, तो इसमें अनुसूचित जनजाति के लिए पृथक राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की व्यवस्था की गई है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है जिन प्रश्नों का उत्तर सदस्य तुरंत सदन में चाहता है उसे क्या कहा जाता है। तो उसे तारांकित प्रश्न कहा जाता है जिसका कि उत्तर मौखिक रूप में दिया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तारांकित प्रश्न। वहीं अगर हम लोग अनुपूरक प्रश्न की अगर बात करते हैं तो सदन में किसी सदन के द्वारा अध्यक्ष की अनुमति से किसी विषय जिसके संबंध में उत्तर दिया जा चुका है कि स्पष्टीकरण हेतु अनुपूरक प्रश्न पूछने की अनुमति प्रदान की जाती है। अतारांकित प्रश्न की अगर बात करते हैं तो जिन प्रश्नों का उत्तर सदस्य जो है वो लिखित रूप में चाहता है उसे अतारांकित प्रश्न कहा
जाता है। और अगर अल्प सूचना प्रश्न की बात करते हैं तो जो प्रश्न अभिलंबनीय लोक महत्व का है तथा जिसे साधारण प्रश्न के लिए निर्धारित 10 दिन की अवधि से कम सूचना देकर पूछा जा सकता है उसे ही अल्प सूचना प्रश्न कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा कि लोकसभा में कितनी सीटें जो हैं वो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधियों के लिए आरक्षित है। तो लोकसभा में अनुसूचित जाति के लिए सीटों की संख्या की अगर बात करते हैं तब है 84 और अनुसूचित जनजाति के लिए बात करते हैं तब है 47। दोनों को अगर आप मिला दीजिएगा तब हो जाएगा 131। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 131। ये किस अनुच्छेद के तहत है? अनुच्छेद 330 के तहत। वहीं अगर हम लोग लोकसभा की बात करते हैं तो लोकसभा की संरचना है अनुच्छेद 81 में सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 हो सकती है। लोकसभा में सदस्य बनने के लिए उसकी आयु 25 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए। लोकसभा की 2 बैठकों में 6 माह से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए और लोकसभा के सदस्यों का जो चुनाव है वो गुप्त मतदान के द्वारा बेशक मताधिकार के आधार पर होता है। नेक्स्ट है हमारा कि विधानसभा में धन विधेयक किसके पूर्ण अनुमति से पेश किया जाता है? तो विधानसभा की यह बात कर रहा है, विधानसभा में धन विधेयक जो है वो राज्यपाल की पूर्ण अनुमति से पेश किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राज्यपाल। और राज्यपाल से एक चीज याद रखिएगा, राज्यपाल की संस्तुति के बिना अनुदान की किसी मांग को विधानमंडल के समक्ष नहीं रखा जा सकता है। वहीं राज्यपाल से एक और चीज याद रखिएगा कि ऐसा कोई भी विधेयक जो राज्य की संचित निधि से खर्च निकालने की व्यवस्था करता हो उस समय तक विधानमंडल द्वारा पारित नहीं किया जा सकता है जब तक राज्यपाल जो है वो इसकी संस्तुति न कर दे। नेक्स्ट है हमारा कि उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? तो उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए जो अर्हताएं हैं वो ये है कि वो भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के योग्य हो और निर्वाचन के समय कोई लाभ के पद पर ना हो। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी 35 वर्ष। वहीं अगर हम लोग उपराष्ट्रपति की बात करते हैं तो उपराष्ट्रपति का जो विवरण है वो अनुच्छेद 63 में है। ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है और अनुच्छेद 64 और अनुच्छेद 89 के तहत उपराष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है और अनुच्छेद 65 के तहत राष्ट्रपति के पद खाली रहने पर उपराष्ट्रपति जो है वो राष्ट्रपति के हैसियत से कार्य करता है। नेक्स्ट हमारा कि मदन मोहन पुंछी आयोग किसके अध्ययन के लिए गठन किया गया था? तो मदन मोहन पुंछी आयोग जो है वो केंद्र राज्य संबंध के लिए गठन किया गया था। और कब किया गया था? 2007 में इसका गठन किया गया था और 2010 में ये अपनी रिपोर्ट सौंपता है। वहीं अगर हम लोग केंद्र राज्य संबंध की अगर बात करते हैं तो एक चीज याद रखिएगा, भारत संविधान की 7वीं अनुसूची में केंद्र एवं राज्यों की शक्तियों के बंटवारे से संबंधित 3 सूची दी गई है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। वहीं भारत के संविधान में जो केंद्र और राज्यों के बीच किए गए शक्तियों का जो विभाजन है वो भारत सरकार अधिनियम 1935 में उल्लेखित योजनाओं के आधार पर है। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित महासागरीय धाराओं में कौन एक शीत महासागर धारा है? देखिए 2 तरह की धाराएं हैं, गर्म जल धारा और ठंडी जल धारा। जो धारा भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर चलती है वो गर्म जल धारा होता है और जो धारा ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर चलती है वो ठंडी जल धारा होती है। और ठंडी जल धारा जो है वो उच्च अक्षांशों से निम्न अक्षांशों की द्वारा बहने वाली जो जल धारा है उसी को ठंडी जल धारा कहते हैं। इसमें अगर हम लोग बात करते हैं किनारी जल धारा की, तो किनारी जल धारा जो है वो अटलांटिक महासागर की ठंडी जल धारा है। कैलिफोर्निया धारा की अगर बात करते हैं तो यह प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है। कुरोसियो धारा की अगर बात करते हैं तो यह प्रशांत महासागर की गर्म जलधारा है। तो इस क्वेश्चन का तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। वहीं अगर हम लोग फॉकलैंड धारा की बात करते हैं तो यह अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है। नेक्स्ट है हमारा कि ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदियां पूर्ववर्ती नदियां हैं। एक पूर्ववर्ती जल निकास अपवाह की सही परिभाषा निम्नलिखित में से कौन सी हो सकती है? तो देखिए नदियों का जो निर्माण है वो स्थल खंड से उत्थान से पहले हो जाता है या हिमालय श्रेणी के अस्तित्व में आने से पहले हो जाता है, उसे ही हम लोग पूर्ववर्ती नदी कहते हैं। जैसे सिंधु है, सतलज है, ब्रह्मपुत्र है, ये सारी नदियां जो है वो पूर्ववर्ती नदी है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जो हिमालय श्रेणी के अस्तित्व में आने से पहले ही विद्यमान था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। वहीं अगर हम लोग ब्रह्मपुत्र नदी की बात करते हैं तो ब्रह्मपुत्र नदी का जो उद्गम है वो मानसरोवर झील के निकट चेमयून डुंग हिमनद से है और इसकी सहायक नदियां हैं मानस, धनसिरी, दिहांग, दिसांग, सुबनसिरी। वहीं अगर हम लोग सिंधु नदी की बात करते हैं तो इसका उद्गम जो है वो तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से है और सतलज, ब्यास, रावी, चेनाब, झेलम, गिलगित ये सब इसकी कुछ सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है कि शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र की वनस्पति को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको किस नाम से जाना जाता है? मेसोफाइट के नाम से जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। वहीं अगर हम लोग ट्रोपोफाइट की बात करते हैं तो ये उष्ण कटिबंधीय जलवायु वाली वनस्पति होती है। क्रेओफाइट की अगर बात करते हैं तो ये टुंड्रा एवं शीत प्रधान क्षेत्र की वनस्पति होती है और जेरोफाइट की अगर बात करते हैं तो ये उष्ण कटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्रों की वनस्पति होती है। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से कौन जो है वो स्थलरुद्ध देश नहीं है? स्थलरुद्ध देश की अगर हम लोग बात करते हैं तो वैसे देश जिनकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है वो समुद्र से नहीं मिलती है उसकी स्थलरुद्ध कहते हैं, देश कहते हैं। तो इसमें अगर हम लोग बात करते हैं तो कोलंबिया ही नहीं है, बाद बाकी बेलारूस, आर्मेनिया और लग्जमबर्ग जो है वो सब स्थलरुद्ध देश है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कोलंबिया।
नेक्स्ट है हमारा कि संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है। तो संपूर्ण भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 6 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 6 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। वहीं अगर हम लोग पूर्वी देशांतर की अगर बात करेंगे तब हो जाएगा 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट। ये भारत संपूर्ण भारत का कह रहा है, लेकिन अगर सिर्फ मुख्य भूमि का पूछेगा तब आपका आंसर हो जाएगा 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट। वहीं अगर हम लोग भारत की बात करते हैं तो एक चीज याद रखिएगा, जो उत्तरतम बिंदु है वो इंदिरा कॉल है जम्मू कश्मीर, दक्षिणतम बिंदु जो है वो इंदिरा पॉइंट है, और मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु अगर पूछे तब है कन्याकुमारी केप कैमरीन, और पश्चिमोत्तर बिंदु है गौर माता गुजरात, और पूर्वोत्तर बिंदु है किब्थू अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट हमारा कि जब नदी मैदान में प्रवेश करती है तो यह अवरोध के कारण मुड़कर टेढ़ी मेढ़ी बहने लगती है, जो कहलाता है। तो देखिए अगर हम लोग नदियों की बात करते हैं तो नदियां जो है वो मैदानी भागों में प्रवेश करती है तो क्षैतिज अपर्दन के अधिक प्रभावी होने के कारण वो घाटी को गहरा करने के बजाय चौड़ा करने लगती है, और जो नदियां होती हैं वो सीधे मार्ग के बजाय टेढ़े मेढ़े चलना शुरू कर देती हैं। और ऐसी नदियों के मार्ग जो होते हैं वो उसमें अनेक मोड़ बन जाते हैं, और इन्हीं मोड़ों को ही हम लोग क्या कहते हैं, नदी विसर्प कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नदी विसर्प कहते हैं। वहीं अगर हम लोग बाढ़ की मैदान की बात करें तो वार्षिक बाढ़ों के दौरान क्या होता है कि बड़ी मात्रा में जो अवसाद हैं वो नदी के आसपास के निचले हिस्से में जम जाते हैं, और इसी प्रकार प्रतिवर्ष बाढ़ आने के कारण अवसादों की एक परत जम जाती है, जिसे ही हम लोग क्या कहते हैं, बाढ़ का उपजाऊ मैदान कहते हैं। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं चाप झील की, तो जब नदी अपने विसर्प को छोड़कर सीधा मार्ग पकड़ लेती है तो उस भाग को हम लोग क्या कहते हैं, चाप झील कहते हैं। अगर हम लोग संप्रदाय मैदान की अगर बात करते हैं तो यह मैदान जो है वो नदियों के द्वारा किए गए अपर्दन कार्यों से निर्मित होता है, और इसकी संरचना जो है वो समतल क्षेत्र में टीले के रूप में की जाती है। नेक्स्ट है हमारा कि कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क स्थित है। तो कंचनजंगा की अगर हम लोग बात करते हैं तो कंचनजंगा जो है वो भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सिक्किम। वहीं अगर हम लोग उत्तराखंड की बात करते हैं तो उत्तराखंड में है जिम कॉर्बेट, नंदा देवी, राजाजी, फूलों की घाटी, ये सारे राष्ट्रीय पार्क जो है वो उत्तराखंड में है। अगर असम की बात करते हैं तो असम से याद रखिएगा डिब्रू सखोबा, काजीरंगा, मानस, नामेरी, राजीव गांधी औरंग, ये सब नेशनल पार्क असम में है। और अरुणाचल प्रदेश की अगर बात करते हैं तो अरुणाचल प्रदेश से याद रखिएगा मौलिंग और नामदफा। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो जायद फसल का उदाहरण नहीं है। जायद फसल कहते किसको है, जो मार्च में बोया जाता है और जून में काट लिया जाता है, उसको जायद फसल कहते हैं। जैसे कि खीरा, ककड़ी, तारबूज, ये सब क्या है, जायद फसल के उदाहरण है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, पटसन। पटसन जो है वो जायद फसल का उदाहरण नहीं है। वहीं अगर हम लोग रबी फसल और खरीफ फसल की अगर बात करें तो रबी फसल जो है वो अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है और मार्च अप्रैल में काट लिया जाता है, जिसके एग्जाम्पल हैं गेहूँ, जौ, चना। खरीफ फसल की अगर बात करते हैं तो खरीफ फसल जो है वो जून जुलाई में बोया जाता है और नवंबर दिसंबर में काट लिया जाता है। जैसे कि धान हो गया, गन्ना, मूंगफली, मक्का, तिलहन, ये सब जो है वो खरीफ फसल के एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट हमारा कि ताप विद्युत परियोजनाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है। अगर हम लोग बात करते हैं कोरबा उत्तर प्रदेश, नहीं, कोरबा जो है वो छत्तीसगढ़ में है। कवास गुजरात, ये बिल्कुल सही है। राम गुंडम की अगर बात करते हैं तो ये तमिलनाडु नहीं, ये आंध्र प्रदेश में है। तलचर की अगर बात करते हैं तो तलचर आंध्र प्रदेश में नहीं है बल्कि ये उड़ीसा में है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कवास जो है वो गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट हमारा कि चंगथंगी और गंजम किस पशु की प्रमुख नस्लें हैं। तो ये बकरी की प्रमुख नस्लें हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बकरी। बकरी से एक चीज़ और याद रखिएगा, जुमानापुरी, सिरोही, ये दोनों भी बकरी की ही नस्ल हैं। अगर हम लोग गाय की बात करते हैं तो मालाबी, बचौर, कांकरेज, ये सब गाय की नस्लें हैं। भैंस की अगर बात करते हैं तो सुरती, मूरा, जफाराबादी, नागपुरी, ये सब भैंस की नस्लें हैं। और भेड़ की अगर बात करते हैं तो मेरिनो, डॉर्पर, सफलोक, ये सब भेड़ की नस्लें हैं। नेक्स्ट हमारा कि आपतनी कहाँ का मुख्य जनजातीय समूह है। तो आपतनी की अगर बात करते हैं तो ये अरुणाचल प्रदेश का है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश से और याद रखिएगा मिसमी, मोपा, मिनियोंग, ये सब यहाँ की जनजातीय समूह हैं। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं सिक्किम की, तो सिक्किम से याद रखिएगा लेपचा और लिम्बू। झारखंड की अगर बात करते हैं तो यहाँ से याद रखिएगा संथाल, मुंडा, कोरबा, गोंड। नागालैंड की अगर बात करते हैं तो यहाँ से याद रखिएगा नागा, अंगामी, मिकिर। नेक्स्ट है हमारा कि वह तापमान जिसका पाठ्यांक है जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों पैमाने पर सामान्य होता है। तो ये कौन सा है, -40 डिग्री सेल्सियस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, -40 डिग्री सेल्सियस। देखिए आप लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा होगा कि फ़ारेनहाइट इक्वल टू क्या होता है, 9/5 इंटू में सी प्लस में 32। इस फॉर्मूले पे आप रख दीजिएगा तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो आएगा -40 डिग्री सेल्सियस। एक रिलेशन भी होता है, वो क्या होता है, एक होता है C - 0 अपॉन में 100 इज इक्वल टू
F-32/180 इज इक्वल टू K-273/100। वहीं अगर हम लोग तीनों स्केल्स की बात करते हैं, फ़ारेनहाइट की बात करते हैं, तो इसका आविष्कार जो है वो जर्मन वैज्ञानिक फ़ारेनहाइट के द्वारा किया गया था। इसका जो हिमांक बिंदु होता है वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और जो भाप बिंदु होता है वो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। वहीं अगर हम लोग सेल्सियस की बात करते हैं तो सेल्सियस के आविष्कारक स्वीडन के वैज्ञानिक सेल्सियस ने किया था। इसका हिमांक बिंदु 0 डिग्री सेल्सियस होता है और भाप बिंदु 100 डिग्री सेल्सियस होता है। वहीं अगर हम लोग केल्विन की बात करते हैं तो केल्विन का हिमांक बिंदु जो है वो 273 केल्विन और भाप बिंदु 373 केल्विन। एक और होता है रोमर। रोमर का जो हिमांक बिंदु होता है वो 0 डिग्री रोमर होता है और भाप बिंदु जो होता है वो 80 डिग्री रोमर होता है। नेक्स्ट हमारा लंबी दूरी के बेतार संचार के लिए किस तरंग का प्रयोग किया जाता है। तो लंबी दूरी के बेतार संचार के लिए जो है वो रेडियो तरंगे का यूज किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रेडियो तरंगे। इसका उपयोग जो है वो टेलीविजन, टेलीफोन ये सब के प्रसारण में किया जाता है। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं अभ्रक तरंग की, तो अभ्रक तरंग से याद रखिएगा इसका खोज जो है वो हर्शल के द्वारा किया गया था और ये किरणें जो होती है वो ऊष्मीय विकिरण होती है, मतलब कि जिस वस्तु पर यह पड़ता है उस वस्तु का ताप बढ़ जाता है। वहीं अगर हम लोग पराबैंगनी किरणें की बात करते हैं तो ये सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें को ओजोन परत रोकता है और उसका जो खोज है वो रिटर के द्वारा किया गया था। इसका उपयोग जो है वो प्रकाश विद्युत प्रभाव उत्पन्न करने में और बैक्टीरिया को नष्ट करने में किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा कि किसी वस्तु का आवर्धित और आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो किसी वस्तु का आवर्धित और आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अवतल दर्पण का। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं समतल दर्पण की, तो इससे याद रखिएगा समतल दर्पण में किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने रखी होती है। इसमें जो है वो काल्पनिक और वस्तु के बराबर प्रतिबिंब बनता है और इसमें अपना प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की लंबाई जो है वो वस्तु की लंबाई से कम आधी होनी चाहिए। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं उत्तल दर्पण की, तो इसमें प्रत्येक दशा में प्रतिबिंब जो है वो दर्पण के पीछे वस्तु से छोटा, सीधा और आभासी बनता है। इसका उपयोग जो है वो साइड मिरर, सोडियम प्रवर्तक लैंप ये सब में किया जाता है। अवतल लेंस की अगर बात करते हैं तो इसमें भी वस्तु को कहीं भी रखने पर प्रतिबिंब जो है वो हमेशा सीधा, आभासी एवं वस्तु से छोटा बनता है। नेक्स्ट हमारा कि अल्फा, बीटा और गामा की वेदन शक्तियों का आरोही क्रम निम्नलिखित में से कौन है। तो देखिए आप लोगों ने पढ़ा होगा कि गामा किरणें की बात करते हैं तो इसकी वेदन क्षमता जो है वो सबसे अधिक और आयनन क्षमता जो है वो सबसे न्यूनतम होती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगर हम लोग बात करते हैं अल्फा, बीटा और गामा की, तो सभी प्राकृतिक रेडियो सक्रिय तत्व जो है वो अल्फा, बीटा और गामा किरणें के उत्सर्जन के बाद सीसा में बदल जाता है और रेडियो सक्रियता के दौरान जो निकलने वाली किरणें हैं उसकी पहचान जो है वो 1902 में रदरफोर्ड ने किया था। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 27, कह रहा है दृश्य स्पेक्ट्रम का तरंग दैर्घ्य कितना होता है। तो दृश्य स्पेक्ट्रम विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का वह भाग होता है जो मानव नेत्र द्वारा देखा जा सकता है। दृश्य स्पेक्ट्रम का जो तरंग दैर्घ्य है वो 3900 एंगस्ट्रम से लेकर 7800 एंगस्ट्रम के बीच होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हमारा कि लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर उठ जाता है। तो देखिए लैंप की बत्ती जो होती है वो किसके बनी होती है, रुई का बना होता है और रुई की बत्ती में क्या होता है, बहुत सारी असंख्य केसन क्लियाँ होती हैं। इसके कारण केसिक तत्व के कारण जो है तेल ऊपर चढ़ जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, केसिकीय घटना के द्वारा। केसिक तत्व के कारण और भी एग्जाम्पल याद रखिएगा, जैसे ब्लॉटिंग पेपर जो है वो सिलाही को जल्द सोख लेता है, कॉफ़ी पाउडर जो है वो जल में बहुत जल्दी घुल जाता है। ये सब जो है वो केसिक तत्व के उदाहरण हैं। वहीं अगर हम लोग और अब बात करते हैं पृष्ठीय तनाव की, तो पृष्ठ तनाव से याद रखिएगा जो बॉल पेन होता है वो पेपर पर लिखा जाता है वो पृष्ठ तनाव के कारण होता है। वर्षा की बूंदें जो होती है वो गोल होती है वो पृष्ठ तनाव के कारण ही होता है। दाब में अंतर की अगर बात करते हैं तो वायुयान में जो पेन की स्याही निकलता है वो दाब में अंतर के कारण होता है। अगर वहीं हम लोग श्यानता की बात करते हैं, तेल में कम श्यानता, तो श्यानता से बादल जो है वो वायुमंडल में तैरता है। नेक्स्ट हमारा कि पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समयावधि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो पेंडुलम को अगर हम लोग चंद्रमा पर ले जाएंगे तो क्या होगा, चंद्रमा पर जी का मान जो है वो घट जाता है तो आवर्तकाल टी का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बढ़ेगी। आप लोगों ने पढ़ा होगा सिंपल पेंडुलम का टाइम का फार्मूला √L/g। तो यहाँ देखिए जी क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टी से, मतलब जी का मान घटेगा तो टी का मान बढ़ेगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि यदि लोलक को उपग्रह पर ले जाएं तो क्या होगा। तो देखिए लोलक को अगर आप उपग्रह पर ले जाते हैं तो भार के कारण वहां ग्रेविटी का मान होता है 0, तो घड़ी का आवर्तकाल क्या हो जाएगा, टी जो है वो अनंत हो जाएगा और जो उपग्रह पर लोलक घड़ी है वो काम नहीं करेगी। जनरली गर्मियों में लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे समय बढ़ जाता है और वह सुस्त हो जाती है, और सर्दियों में लोलक की लंबाई घट जाती है जिससे समय घट जाता है और वह तेज हो जाती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है यदि तांबे के तार को 2 गुना बढ़ा दिया जाए तो उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो उसका प्रतिरोध जो है वो 4 गुना हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 4 गुना हो जाएगा। प्रतिरोध की अगर हम लोग बात करते हैं तो प्रतिरोध से याद रखिएगा किसी चालक में विद्युत धारा के प्रवाहित होने पर चालक के परमाणुओं तथा अन्य कारकों के द्वारा उत्पन्न किए गए रुकावट को ही हम लोग चालक का प्रतिरोध कहते हैं और इसका जो एसआई मात्रक होता है वो ओम होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है निम्न में से कौन सी भौतिक राशि की इकाई है जो प्रतिबल का है। तो प्रतिबल का इकाई क्या है। प्रतिबल का इकाई है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और इसमें क्या है, तनाव की अगर हम लोग बात करते हैं तो तनाव का है न्यूटन। कोणीय संवेग की अगर बात करते हैं तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कार्य की अगर बात करते हैं तो है न्यूटन मीटर। और दाब की अगर बात करते हैं तो इसका भी है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दाब का भी है। नेक्स्ट हमारा कि किसी तत्व के परमाणु का परमाणु क्रमांक जो है वो 17 है और द्रव्यमान 36 है। तो इसके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी। तो न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, द्रव्यमान संख्या माइनस में परमाणु संख्या। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 19। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से कौन सा कण जो है वो बच जाता है जब हाइड्रोजन परमाणु अपने इलेक्ट्रॉनों को खो देता है। तो हाइड्रोजन के परमाणु में क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है और एक प्रोटॉन होता है। तो अगर वो अपने इलेक्ट्रॉन खो देगा तो उसके पास क्या बचेगा, एक प्रोटॉन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एक प्रोटॉन। नेक्स्ट हमारा कि मुद्रानल में प्रयुक्त टाइप धातु किसके एलॉय हैं। तो टाइप धातु में जनरली सीसा, एंट्रोनॉमी और टीन होता है। सीसा जो है वो लगभग 60% से लेकर 85%, एंट्रोनॉमी जो है वो लगभग 10% से लेकर 30% और टीन जो है वो लगभग 3% से लेकर 20% होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सीसा और एंट्रोनॉमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि सीमेंट समानता किसका मिश्रण होता है। तो सीमेंट की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये मुख्यतः कैल्शियम के सिलिकेट और एल्यूमिनेट का मिश्रण होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कैल्शियम सिलिकेट और कैल्शियम एल्यूमिनेट। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से किस एक में विशिष्ट ऊष्मा का मान सर्वाधिक होता है। विशिष्ट ऊष्मा का मान अगर सर्वाधिक की अगर बात करते हैं तो जल में होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर जी, जल में। विशिष्ट ऊष्मा की अगर हम लोग बात करेंगे तो ऊष्मा की वह मात्रा जो उस पदार्थ के एकांक द्रव्यमान में एकांक ताप वृद्धि उत्पन्न करती है उसको हम लोग विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। इसको है कि सी के द्वारा व्यक्त किया जाता है और इसका मात्रक जो होता है वो जूल पर केजी पर केल्विन होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 37। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूं, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो आप दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक के द्वारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं या फिर आप टेलीग्राम ग्रुप पे जाकर सर्च कर सकते हैं अब पढ़ेगा इंडिया, और अब पढ़ेगा इंडिया वहां जाकर आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि अल्कोहल एवं जल के मिश्रण से जल को अलग किया जा सकता है। तो कौन से मेथड के द्वारा अलग किया जा सकता है, आसवन विधि के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, आसवन विधि के द्वारा। आसवन विधि में होता क्या है कि जब दो द्रव के क्वथांक में अधिक का अंतर होता है तो इसी विधि के द्वारा अलग किया जाता है। वहीं अगर हम लोग उदरपातन की अगर बात करते हैं तो जो ठोस जो है वो बिना द्रव में बदले सीधे गैस अवस्था में बदल जाती है, उस प्रोसेस को हम लोग उदरपातन कहते हैं, जैसे कि कपूर, नेफ्थलीन। बाष्पन की अगर हम लोग बात करते हैं तो द्रव से वाष्प में बदलने की क्रिया जो है वो बाष्पन कहलाती है। नेक्स्ट है हमारा कि सुक्रोज के जल अपघटन से बनता है। तो सुक्रोज की अगर जल अपघटन की अगर बात करते हैं तो इससे क्या बनेगा, इससे बनेगा ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज। सुक्रोज का फॉर्मूला होता है C12H22O11। ये एक डाइसैकराइड संकरा है जिसे कि हम लोग केन शुगर और टेबल संकरा के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट हमारा कि पेट्रोलियम में लगी आग को किस प्रकार के अग्निशामक का प्रयोग किया जाता है। तो पेट्रोल में अगर आगे लगी आग को बुझाना है तो फोम प्रकार के अग्निशामक का प्रयोग किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फोम प्रकार के। वहीं अगर हम लोग सोडा एसिड प्रकार की अगर बात करते हैं तो लकड़ी, कपड़ा या अन्य ठोस ज्वलनशील पदार्थ में अगर आग लगती है तो हम लोग सोडा एसिड प्रकार का प्रयोग करते हैं। पाउडर प्रकार की अगर बात करते हैं तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन के साथ सोडियम बाइकार्बोनेट पाउडर मिलाकर विद्युतीय आग बुझाया जाता है। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित का मिलान करने के लिए कह रहा है। अगर हम बात करते हैं कॉपर सल्फेट की तो ये किसके साथ मैच करेगा, फंगस नाशी के साथ मैच करेगा, क्योंकि कॉपर सल्फेट क्या है, कॉपर सल्फेट एक रोगाणुनाशी है जो कि कृषि में रोग से फसलों की रक्षा करता है। वहीं पेनिसिलिन की अगर बात करते हैं तो ये प्रतिजैविक के साथ मिलेगा। इसकी खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था जिसे फंगी या कवक से बनाया गया था। वहीं यूरिया की बात करते हैं तो ये उर्वरक के साथ मैच करेगा। इसको कृत्रिम विधि से सबसे पहले बोहलर ने बनाया था और यह एक कार्बनिक यौगिक है जिसका सूत्र है NH2CO। इसका उपयोग जो है वो कृषि के खाद के रूप में किया जाता है। वहीं मैलेथाइन की अगर बात करते हैं तो ये कीटनाशक के साथ मैच करेगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है मनुष्य के जीव में किस क्षेत्र तक कुड़वाहट की संवेदना सीमित होती है। तो मनुष्य के जीव के पिछले भाग में कुड़वाहट की संवेदना होती है और अग्र भाग में मीठा, पार्श्व किनारे पर खट्टा और अग्र छोर और किनारे पर नमकीन स्वाद की संवेदना होती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पिछला भाग।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है यूरिया किस में संश्लेषित होता है। तो यूरिया की अगर बात करते हैं तो यह जो है वो यकृत में संश्लेषित होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यकृत। यकृत की अगर हम लोग बात करते हैं तो यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, जिसका वजन जो है वो 1.5 kg से 2 kg के आसपास होता है। और प्रोटीन विघटन के बाद उत्पन्न विषैले अमोनिया को यह यूरिया में बदल देता है। और भोजन में वसा की कमी होने पर यकृत जो है वो कार्बोहाइड्रेट को वसा में बदल देता है। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं प्लीहा की, तो प्लीहा एक अंग है जो रीढ़धारी प्राणियों में पाया जाता है और ये पुरानी लाल रक्त कोशिकाओं को नष्ट करने का काम करता है। यह जो है वो रोग निरोधक तंत्र का एक भाग होता है। वहीं हम लोग वृक्क यानी किडनी की बात करते हैं तो यह जो है वो स्तनधारी की प्रमुख उत्सर्जी अंग होता है, जिसका वजन जो है वो 140-150 ग्राम के बराबर होता है। यह लगभग 1,30,00,000 वृक्क नलिकाओं से मिलकर बना होता है, जिसको कि नेफ्रॉन कहा जाता है। नेक्स्ट हमारा कि उस विटामिन का नाम बताइए जो किसी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है। तो किसी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलने वाला जो विटामिन है वो है विटामिन सी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विटामिन सी जो है वो किसी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है। विटामिन सी के कमी से अस्कर्बी रोग होता है। इसका केमिकल नेम है अस्कर्बिक एसिड और ये जो है वो नींबू, संतरा, नारंगी, टमाटर ये सब चीज़ों में पाया जाता है। वहीं अगर हम लोग विटामिन B12 की बात करते हैं तो इसका केमिकल नेम है साइकोकोबालामिन। ये जो है वो मांस, कलेजी, दूध ये सब में पाया जाता है। वहीं विटामिन डी की अगर बात करते हैं तो इसका केमिकल नेम है कैल्सिफेरॉल। ये मछली कृत तेल, दूध, अंडा ये सब में पाया जाता है। अगर हम लोग विटामिन के की अगर बात करते हैं तो इसका केमिकल नेम है फिलोक्लिविनाइन और ये जो है वो टमाटर, हरी सब्जियों में पाया जाता है। नेक्स्ट हमारा दूध से दही स्कंदित करने वाला एंजाइम कौन सा है। तो दूध से दही स्कंदित एंजाइम करने वाले की अगर हम लोग बात करते हैं तो वो है रेनिन एंजाइम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, रेनिन एंजाइम। रेनिन नामक जो ये पाचक एंजाइम है ये जठरारस में पाया जाता है, जो दूध के पाचन में सहायता भी करता है। वहीं अगर हम लोग रेजिन एंजाइम की बात करते हैं तो यह गोंद जैसा हाइड्रोकार्बन द्रव है जो पेड़ की छाल या लकड़ी से निकलता है। इसका उपयोग गोंद, अगरबत्ती, सुगंधित बनाने के लिए किया जाता है। पेप्सिन की अगर बात करते हैं तो यह भोजन के प्रोटीन को छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ने और पोषक तत्व के अवशोषण में मदद करता है। नेक्स्ट हमारा कि निम्नलिखित में से किसका हृदय जो है वो सिरा युक्त होता है। तो सिरा युक्त हृदय किसका होता है, ये मत्स्य का होता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मत्स्य। जनरली मछली का जो हृदय होता है वो सिरा युक्त होता है। वहीं अगर हम लोग उभयचर की बात करते हैं तो वैसे जंतु जो जल और स्थल दोनों में जीवन यापन कर सकते हैं, जैसे कि मेढक, मगरमच्छ। सरीसृप की अगर बात करते हैं तो वैसे जंतु जो जमीन पर रेंगते हैं और इनका श्वसन जो है वो फेफड़ों के द्वारा होता है और इनके अंडे जो है वो कैल्शियम कार्बोनेट की बनी कवच से ढके हुए होते हैं। वहीं हम लोग स्तनधारी की अगर बात करते हैं तो ये सभी जंतु जो है वो उच्चतापी और निम्नतापी हैं। इनका हृदय जो है वो 4 भागों में बटा होता है। नेक्स्ट हमारा कि किसी प्रक्रिया द्वारा श्वसन के दौरान जैसे रुधिर में प्रवेश करती है और फिर से छोड़ी जाती है, किस प्रक्रिया के द्वारा। तो ये किस प्रक्रिया के द्वारा है, विसरण प्रक्रिया के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विसरण प्रक्रिया के द्वारा। विसरण प्रक्रिया की अगर बात करते हैं तो किसी ठोस, द्रव या गैस के अणुओं में या आयनों का अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र से कम सांद्रता वाले क्षेत्र की गमन को ही हम लोग क्या कहते हैं, विसरण कहते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 47, कह रहा है गुणसूत्र किससे बनते हैं। तो गुणसूत्र की अगर बात करते हैं तो गुणसूत्र की जो संरचना है वो 2 विशेष पदार्थों से होती है, एक है डीएनए और दूसरा है हिस्टोन नामक प्रोटीन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। गुणसूत्र की अगर बात करते हैं तो मतलब क्रोमोजोम की बात करते हैं तो इसका नामकरण जो है वो W बाल्टेयर के द्वारा 1888 में किया गया था और इसमें पाए जाने वाले अनुवांशिक पदार्थ को जीनोम कहते हैं और जीन जो है वो इन्हीं गुणसूत्र में पाया जाता है। वहीं अगर हम लोग डीएनए की बात करते हैं तो 1953 में वाटसन एवं क्रिक के द्वारा डबल हेलिक्स मॉडल प्रतिपादित किया गया था। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण जो है वो हरगोविंद खुराना के द्वारा किया गया था और यह जो है वो सभी अनुवांशिक क्रियाओं का संचालन करता है। नेक्स्ट है हमारा कि कंजली झील किस राज्य में स्थित है। तो कंजली झील की अगर बात करते हैं तो ये पंजाब में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पंजाब। और यह झील जो है वो रामसार आर्द्रभूमि क्षेत्र के भी अंतर्गत आता है। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं पंजाब से तो पंजाब से एक और झील का नाम याद रखिएगा, गोविंद सागर झील। केरल की अगर बात करते हैं तो केरल से याद रखिएगा वेम्बनाड झील जिसमें कि नौका दौड़ होता है और एक है पेरियार झील। उत्तराखंड की अगर बात करते हैं तो उत्तराखंड से याद रखिएगा भीमताल झील और देवताल झील। नेक्स्ट हमारा कि जल संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम कब बना। तो जल संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम जो है वो 1974 में बना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अभी जो पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं उनका नाम है प्रकाश जावड़ेकर। नेक्स्ट हमारा द्वितीय उपभोक्ता होता है। तो द्वितीय उपभोक्ता इसमें से कौन होगा, द्वितीय उपभोक्ता होगा जो मांसाहारी होगा। देखिए प्राथमिक उपभोक्ता जो शाकाहारी, द्वितीय उपभोक्ता जो मांसाहारी और तृतीय उपभोक्ता जो सर्वाहारी। प्राथमिक उपभोक्ता में वो जीव आते हैं जो हरे पौधे या उसके किसी भाग को खाते हैं जैसे गाय, बकरी। द्वितीय उपभोक्ता में वो जीव आते हैं जो अपने भोजन के लिए प्राथमिक उपभोक्ता का प्रयोग करते हैं जैसे लोमड़ी, भेड़िया। और तृतीय उपभोक्ता में वो आते हैं जिसके अंतर्गत जो द्वितीय उपभोक्ता को खाते हैं जैसे कि बाघ, शेर, चीता, ये सब तृतीय उपभोक्ता में आते हैं।
नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से कौन जो है वो आर्द्रभूमि क्षेत्र है? तो चिल्का झील है, भितरकनिका उद्यान भी है, केवलादेव उद्यान भी है, ऊपरी गंगा भी है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1, 2, 3 और 4 सभी हैं। भारत में अगर बात करते हैं तो तत्कालीन में 42 आर्द्र क्षेत्रों को इस सूची में शामिल किया गया है और गुजरात की अगर बात करते हैं तो गुजरात में सबसे ज़्यादा आर्द्र भूमि है। नेक्स्ट है हमारा कि वन संरक्षण अधिनियम को किस वर्ष पारित किया गया था? तो वन संरक्षण अधिनियम की अगर बात करते हैं तो इसको 1980 में पारित किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1980 में। वहीं वन्यजीव संरक्षण अधिनियम जो है वो 1972 में और वन संरक्षण अधिनियम 1980 और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित किया गया है। नेक्स्ट हमारा कि निकृष्ट मृदा अच्छी मृदा को संचालन से बाहर कर देती है, इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध है ग्रेसम के नियम से। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ग्रेसम का नियम ये कहता है कि निकृष्ट मुद्रा जो है वो अच्छी मुद्रा को संचालन से बाहर कर देती है। नेक्स्ट है हमारा कि हृदय योजना के अंतर्गत बिहार के किस एकमात्र शहर का चयन किया गया है? तो ये गया का किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गया। हृदय योजना की अगर बात करते हैं तो इसकी शुरुआत जो है वो 2015 में केंद्रीय शहरी एवं विकास मंत्रालय के द्वारा किया गया था और इसका उद्देश्य जो है वो प्रमुख विरासत शहरों के समग्र विकास पर ध्यान केंद्रित करना है। इस योजना के अंतर्गत देश भर में से 12 शहरों का चयन किया गया है जिसमें बिहार का एकमात्र गया है। हृदय योजना की अगर बात करते हैं तो हृदय योजना का जो फुल फॉर्म है वो है द नेशनल हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन योजना। नेक्स्ट हमारा नाबार्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई थी? तो नाबार्ड की स्थापना हुई कब है? 12 जुलाई 1982 में शिवरमन समिति की सिफारिश पर। तो 1982 में कौन सी पंचवर्षीय योजना है? छठी पंचवर्षीय योजना, क्योंकि छठी पंचवर्षीय योजना कब 1980 से लेकर 1985 के दौरान थी। वहीं अगर हम लोग पांचवी पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं तो ये 1974 से लेकर 1978 था और इसमें गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति जो थी वो मुख्य उद्देश्य था। वहीं अगर हम लोग आठवीं पंचवर्षीय योजना की बात करते हैं तो ये 1992 से लेकर 1997 था और इसी आठवीं पंचवर्षीय योजना में ही राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना होती है। नेक्स्ट हमारा कि आईपीसी किस स्टॉक एक्सचेंज का शेयर मूल्य सूचकांक है? तो आईपीसी जो है वो मैक्सिको स्टॉक एक्सचेंज का शेयर मूल्य सूचकांक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मैक्सिको। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं इटली के तो इटली में है मिलान स्टॉक एक्सचेंज और अगर हम बात करते हैं ईरान की तो ईरान में है तेहरान स्टॉक एक्सचेंज। नेक्स्ट हमारा निम्न में से कौन सा कर जो है वो अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है? देखिए अप्रत्यक्ष कर वो कर होते हैं जो कर सीधे जनता से नहीं लिया जाता है लेकिन किंतु उसका बोझ जो है जो उन्हीं पर पड़ता है उसको अप्रत्यक्ष कर कहते हैं। जैसे सीमा शुल्क, सेवा कर, बाजार कर, मनोरंजन कर, बिक्री कर, स्टाम्प शुल्क, ये सब जो है वो अप्रत्यक्ष कर है। वहीं अगर हम लोग प्रत्यक्ष कर की बात करें तो जिसके ऊपर यह कर लगाया जाता है उसी व्यक्ति विशेष से वसूल भी किया जाता है, उसको प्रत्यक्ष कर कहते हैं। जैसे कि आयकर, निगम कर, उपहार कर, स्टेट ड्यूटी टैक्स, ये सारा चीज़ जो है वो प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। तो इसमें अगर हम लोग देखें तो बिक्री कर और सेवा कर क्या है? अप्रत्यक्ष कर है। निगम कर ब्याज कर नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है निम्न में से कौन जो है वो स्वराज दल का नेता नहीं है? तो स्वराज दल की अगर हम लोग बात करें तो इसकी स्थापना जो है वो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा 1923 में किया गया था और फिर इसमें विठल भाई पटेल और श्रीनिवास अयंगर भी शामिल हो जाते हैं लेकिन सी राजगोपालाचारी नहीं थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी से याद रखिएगा यह स्वतंत्र भारत के प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट हमारा कि किसके प्रयास से बंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी? तो बंबई में जो प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना है वो एक समाज सुधारक थे डी के कर्वे, उनके प्रयासों से किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। ज्योतिबाबाई फूले से याद रखिएगा इन्होंने 1851 में बालिका विद्यालय और 1873 में सत्य शोधक समाज की स्थापना किया था। रमाबाई से याद रखिएगा इन्होंने 1889 में शारदा सदन की स्थापना की। एमजी रनाडे से याद रखिएगा इन्होंने 1867 में पुणे सार्वजनिक सभा की स्थापना किया था। नेक्स्ट है हमारा कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। नील विद्रोह की अगर हम लोग बात करते हैं तो नील विद्रोह कब हुआ है? 1860 में बंगाल और बिहार में, इससे संबंधित है तिरुत सिंह। दक्कन विद्रोह की अगर बात करते हैं तो ये हुआ है 1875 में महाराष्ट्र में। वहीं अगर संथाल विद्रोह की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये 1856 में बंगाल बिहार में हुआ है। और सिपाही विद्रोह से आप लोग भली भांति परिचित होंगे 1857 में मेरठ में मंगल पांडे। तो अब इसको आप बड़े आराम से अरेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 61 कह रहा है औरंगजेब की 1707 में मृत्यु के बाद मुगल सत्ता किसने संभाली थी? तो जो औरंगजेब की जब मृत्यु हो जाती है 1707 में तो उसका पुत्र जो था मुअज्जम वो बहादुर शाह प्रथम के नाम से मुगल सत्ता संभालता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, बहादुर शाह प्रथम। औरंगजेब की अगर बात करते हैं तो औरंगजेब से याद रखिएगा इसने 1679 में जजिया कर को पुनः लागू कर दिया था और 1679 में ही बीबी का मकबरा जो है वो महाराष्ट्र में बनवाया था। एक चीज़ याद रखिएगा इसे जिंदा पीर भी कहा जाता है। इसके काल में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे और इससे 1685 में बीजापुर, 1687 में गोलकुंजा को मुगल साम्राज्य में मिला लिया था। एक और नाम याद रखिएगा मीर मोहम्मद हकीम जो कि औरंगजेब के गुरु थे।
नेक्स्ट है हमारा कि एक खुली प्रतियोगितात्मक परीक्षा के माध्यम से इंडियन सिविल सर्विसेज में भारतीयों के लिए प्रवेश को निम्नलिखित में से किसने संभव बनाया था। तो ये किसने संभव बनाया था, ये संभव बनाया था लॉर्ड डलहौजी ने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी की अगर हम लोग बात करते हैं तो जो ये सिविल सर्विसेज परीक्षा जो था वो सर्वप्रथम 1853 में होता था। उसके बाद फिर 1922 के बाद से इसका आयोजन भारत में भी होने लगा था और भारत में जो प्रथम आयोजन था वो इलाहाबाद में हुआ था। अगर हम लोग बात करते हैं लॉर्ड डलहौजी की, तो लॉर्ड डलहौजी से और याद रखिएगा इसका जो टेन्योर था वो 1848 से लेकर 1856। इसको रेलवे का जनक भी माना जाता है। इसने शिमला को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाई थी। 1854 में एक स्वतंत्र विभाग के रूप में लोक सेवा विभाग की भी स्थापना किया था। वहीं अगर हम लोग लॉर्ड रिपन की बात करते हैं तो लॉर्ड रिपन का टेन्योर था जो था वो 1880 से लेकर 1884 था। इसने सिविल सेवा की आयु 19 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दी थी। इसने बर्नाकुलस प्रेस एक्ट को समाप्त किया था 1882 में और इसी के काल में नियमित जनगणना हुई थी 1881 में। वहीं अगर हम लोग लॉर्ड कर्जन की बात करते हैं तो इसका टेन्योर है 1889 से लेकर 1905। इसका प्रमुख घटना है 1905 में बंगाल का विभाजन। इसने भारतीय पुरातत्व विभाग की भी स्थापना की थी और 1904 में सर एंटनी मैकडॉनल्ड की अध्यक्षता में एक अकल आयोग की भी स्थापना किया था। वहीं अगर हम लोग लॉर्ड मेयो की बात करते हैं तो लॉर्ड मेयो से याद रखिएगा इसने 1872 में कृषि विभाग की स्थापना किया था और अजमेर में कृषि मेयो कॉलेज की भी स्थापना अजमेर में इसने किया था। भारत में अंग्रेजों के समय जो प्रथम जनगणना है 1872 में इसी के काल में प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट है हमारा कि बिना दुर्ग के एकमात्र सिंधु नगर कौन सा है। तो बिना दुर्ग का एकमात्र सिंधु नगर जो है वो है चहुंदाड़ो। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, चहुंदाड़ो। चहुंदाड़ो की अगर बात करते हैं तो इसका उत्खनन 1931 में गोपाल मजुमदार के नेतृत्व में किया गया था। वहीं अगर हम लोग कालीबंगन की बात करते हैं तो इसका उत्खनन जो है वो 1953 में बीबीलाल और बी के थापर के द्वारा। हड़प्पा की अगर बात करते हैं तो ये रावी नदी के किनारे, इसका उत्खनन 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा। और मोहनजोदड़ो की अगर बात करते हैं तो ये सिंधु नदी के किनारे और इसका उत्खनन 1922 में राखलदास बनर्जी के द्वारा। नेक्स्ट हमारा निम्न में से कौन सी रचना जो है वो राजशेखर की नहीं है। तो देखिए बाल रामायण है, हरविलास भी है, कर्पूर मंजरी भी है। तो ये तीनों की तीनों जो रचनाएं हैं वो राजशेखर की है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर जी, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट है हमारा रामकिशन मिशन की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो रामकिशन मिशन की जो स्थापना है वो 1897 में बेलूर में किया गया था स्वामी विवेकानंद के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर जी, 1897। और रामकिशन मिशन की जो मुख्यालय था वो कलकत्ता में था। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं 1875 की, तो 1875 से याद रखिएगा अलीगढ़ मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की गई थी सर सैयद अहमद खान के द्वारा। 1867 की अगर बात करते हैं तो इसमें पूना सार्वजनिक सभा एमजी रनाडे के द्वारा, प्रार्थना समाज आत्मारंग पांडुरंग के द्वारा, वेद समाज केशव चंद्र सेन के द्वारा, ये सब की स्थापना जो है वो 1867 में हुआ है। नेक्स्ट है हमारा कि सुंगवंश की राजधानी कहाँ थी। तो सुंगवंश की राजधानी थी विदिशा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, विदिशा। सुंगवंश की अगर बात करते हैं तो मौर्य वंश का जो अंतिम शासक था बृहदत्त, उसकी हत्या करके पुष्यमित्र शुंग जो था वो शुंग वंश का नींव डाला था। अगर बात हम पाटलिपुत्रा की करते हैं तो पाटलिपुत्रा से याद रखिएगा नंद वंश, मौर्य वंश, कन्नब वंश, गुप्त साम्राज्य, ये सब की राजधानी जो थी वो पाटलिपुत्र में थी। नेक्स्ट हमारा कि गांधी जी ने किस अधिवेशन में कहा था कि गांधी मर सकता है परंतु गांधीवादी नहीं मर सकता है। तो ये गांधी जी ने कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 में कहा था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कराची अधिवेशन 1931, जिसकी अध्यक्षता जो है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा किया गया था और इसी में मौलिक अधिकार की भी मांग की गई थी। वहीं अगर हम लोग लाहौर अधिवेशन की बात करते हैं तो लाहौर अधिवेशन से याद रखिएगा 1929 का लाहौर अधिवेशन जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में किया गया था। इसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। बेलगांव अधिवेशन से याद रखिएगा 1924 जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। लखनऊ अधिवेशन 1916 जो कि अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा किया गया था और कांग्रेस और मुस्लिम लीग का समझौता इसी अधिवेशन में होता है। नेक्स्ट हमारा कि अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना किस वर्ष की गई थी। तो अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना जो है 1936 में लखनऊ में शाहजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1936 में। नेक्स्ट हमारा कि निम्न प्रश्नों का सही मिलान कीजिए। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 के साथ मैच करेगा। मद्रास महाजन सभा 1884, उत्तर प्रदेश किसान सभा की अगर बात करते हैं तो 1918 और इंडियन सोसाइटी 1872। नेक्स्ट है हमारा कि अकबर ने किसे कवि प्रिय की उपाधि दी थी। तो अकबर जो है वो बीरबल को कवि प्रिय और राजा की उपाधि दिया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बीरबल। बीरबल से याद रखिएगा बीरबल का जो वास्तविक नाम था वो महेश दास था। साथ ही साथ अकबर की अगर बात करें तो ये जगत गुरु को हरि विजय सूर्य को जगत गुरु का उपाधि दिया था।
मान सिंह जो था वो अकबर का सेनापति था। बीरबल की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये दीन इलाही धर्म स्वीकार करने वाला प्रथम एवं अंतिम राजा था। और टोडरमल की अगर बात करते हैं तो ये अकबर का दीवान था और इसने 10 साला बंदोबस्त भी लागू किया था। साथ ही साथ अकबर से याद रखिएगा इसने नरहरी को महापात्र की उपाधि, अब्दुल समद को सीरी कलम की उपाधि और मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को जड़ी कलम की उपाधि दिया था। नेक्स्ट हमारा 2020 में जारी हरित पथ मोबाइल ऐप का उद्देश्य क्या है? तो 2020 में जो जारी हरित पथ मोबाइल ऐप है इसको NHAI के द्वारा जारी किया गया है और इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे वृक्षारोपण। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारा भारत के किस राज्य ने हाल ही में मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की शुरुआत की है? तो ये उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के द्वारा किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी उत्तराखंड। और इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य है वो है युवाओं को स्वरोजगार को बढ़ावा देना और हरित ऊर्जा के उत्पादन को बढ़ावा देना है। उत्तराखंड से और भी योजनाएं याद रखिएगा जैसे अटल आयुष्मान योजना, मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना। राजस्थान की अगर बात करते हैं तो इससे याद रखिएगा अन्नपूर्णा दुग्ध योजना, जन सूचना पोर्टल, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, यहाँ के राज्यपाल हैं कलराज मिश्र। वहीं अगर हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं तो यहाँ से याद रखिएगा मुख्यमंत्री शहरी गारंटी योजना, पंचवटी योजना, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर और यहाँ के राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय। मध्य प्रदेश की अगर बात करते हैं तो मध्य प्रदेश से याद रखिएगा FIR आपके द्वार योजना, जीवन अमृत योजना, बंधन योजना, किल कोरोना अभियान, ये सब मध्य प्रदेश की योजनाएं हैं। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान और यहाँ के गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। नेक्स्ट हमारा कि संयुक्त राष्ट्र के प्रसिद्ध सासाकोबा पुरस्कार 2019 किसे दिया गया है? तो संयुक्त राष्ट्र के प्रसिद्ध जो सासाकोबा पुरस्कार है वो PK मिश्रा को दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए PK मिश्रा, जिनका पूरा नाम है प्रमोद कुमार मिश्रा। नेक्स्ट हमारा भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास GMEX 2020 संपन्न हुआ है? तो ये भारत और जापान के बीच हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी भारत और जापान। भारत और जापान से याद रखिएगा धर्म गार्जियन सिन्हू मैत्री भी भारत और जापान के बीच होता है। वहीं भारत श्रीलंका की अगर बात करें तो याद रखिएगा मित्र शक्ति स्लाइनेक्स। भारत सिंगापुर की अगर बात करें तो याद रखिएगा सिम्बैक्स और भारत रूस की बात करें तो याद रखिएगा पैसेक्स और इंदिरा ने भी। नेक्स्ट हमारा कि कोविड-19 को महामारी घोषित करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो कोविड-19 को महामारी घोषित करने वाला पहला राज्य है हरियाणा। वहीं पंजाब की अगर बात करें तो पंजाब से याद रखिएगा पंजाब जो है वो पहला राज्य है जिसने कोरोना वायरस के कारण पूर्ण कर्फ्यू लगाया था। वहीं अगर हम लोग राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान जो है वो कोविड-19 के कारण लॉकडाउन करने वाला पहला राज्य है। नेक्स्ट है हमारा कि किस राज्य ने डल्ले सुरखानी मिर्च को हाल ही में GI टैग प्रदान किया गया है? तो डल्ले सुरखानी मिर्च जो है वो गोवा का है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर सिक्किम का है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी सिक्किम। वहीं अगर हम लोग गोवा की बात करते हैं तो गोवा से याद रखिएगा गोवा का एक है हरमल मिर्च उसको दिया गया है, मांडोली केला को दिया गया है और खेज एक मिठाई है उसको दिया गया है। असम की अगर बात करते हैं तो असम से याद रखिएगा बोकासोल चावल और तेजपुर लीची। महाराष्ट्र से याद रखिएगा अल्फांसो आम और सांगली हल्दी। GI टैग की अगर बात करते हैं तो इसका पंजीकरण जो है वो 10 वर्षों तक मान्य होता है और भारत का पहला GI टैग जो है वो दार्जिलिंग की चाय को 2004-05 में दिया गया था। नेक्स्ट है देखिए ये सारे करंट के क्वेश्चन है। करंट्स के जितने भी क्वेश्चन हैं उसका एक्सप्लेनेशन में सारे एडिटोरिया के जो करंट अफेयर्स के जो वीडियो है वो ऑलरेडी अपलोडेड है। वो अगर आप नहीं देखें तो जाके देख लीजिए। सब करंट का क्वेश्चन जो है वो उसी बुक का दिया हुआ है और उसमें पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ भी वहाँ भी बड़े अच्छे से आप लोगों को करवाया गया है। तो आप वो वीडियो जाके देखिए, वो वीडियो जो है वो काफ़ी आप लोगों के लिए मददगार साबित होगा। नेक्स्ट हमारा कि बॉलीवुड के प्रसिद्ध किस कॉस्ट्यूम डिजाइनर का अक्टूबर 2020 में निधन हो गया है? तो इनका नाम था भानु अथैया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए भानु अथैया। इन्होंने फिल्म गांधी में कॉस्ट्यूम डिजाइनिंग किया था और उसके लिए इनको ऑस्कर पुरस्कार भी 1983 में दिया गया था। नेक्स्ट हमारा कि हाल ही में किसे 2020 का वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया ऐश्वर्या श्रीधर को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ऐश्वर्या श्रीधर। ऐश्वर्या श्रीधर जो है वो वयस्क श्रेणी में भारत की ओर से यह प्रतिष्ठित पुरस्कार जीतने वाली सबसे कम उम्र की एक भारतीय महिला हैं। नेक्स्ट हमारा कि निम्न भारतीय राज्यों में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य कौन है? तो सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला जो राज्य है वो है मध्य प्रदेश, दूसरे नंबर पर अरुणाचल प्रदेश और तीसरे नंबर पर छत्तीसगढ़। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए मध्य प्रदेश। वहीं अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दे कि वन क्षेत्र में वृद्धि करने वाला शीर्ष राज्य कौन है तो वो है कर्नाटक, दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश और तीसरे नंबर पर केरल। और अगर सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला राज्य पूछ दे तो आपका आंसर हो जाएगा मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 कह रहा है कि ऑस्ट्रेलिया ओपन 2020 के पुरुष एकल विजेता कौन है? तो ऑस्ट्रेलियन ओपन की अगर बात करते हैं तो पुरुष एकल विजेता है नोवाक जोकोविक जो कि सर्बिया के हैं और ये डोमिनिक थियम जो कि ऑस्ट्रिया के हैं उनको हराकर जीते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए नोवाक जोकोविक। वहीं अगर हम लोग ऑस्ट्रेलिया ओपन में महिला एकल की बात करें तो उनकी वो जीती हैं सोफिया केनिन जो कि अमेरिका की हैं। अगर हम बात करें फ्रेंच ओपन 2020 की तो पुरुष विजेता है राफेल नडाल और महिला है इगा स्विएटेक। और US ओपन 2020 की बात करें तो पुरुष है डोमिनिक थियम और महिला है नाओमी ओसाका। नेक्स्ट हमारा कि हाल ही में चर्चा में रहा सूर्यधार झील किस राज्य में है? तो सूर्यधार झील जो है इसका उद्घाटन देहरादून में भी किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी उत्तराखंड।
अगर हम लोग बात करते हैं झीलों की, तो झीलों से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। जैसे भारत की जो सबसे बड़ी तटीय झील है वो चिल्का झील उड़ीसा है। भारत में सबसे अधिक खारे पानी की जो झील है वो सांबर झील राजस्थान है। भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील जो है वो बुलर झील है। और भारत में जो सबसे बड़ी कृत्रिम झील है वो गोविंद बल्लभ पंत सागर झील है। नेक्स्ट है हमारा कि हाल ही में चर्चा में रहा पन्ना टाइगर रिजर्व किस राज्य में है। तो अभी पन्ना टाइगर रिजर्व को हाल ही में क्या हुआ है, इसको यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट में के रूप में चुना गया है, बायोस्फीयर रिजर्व की सूची में शामिल किया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा मध्य प्रदेश, क्योंकि पन्ना टाइगर रिजर्व जो है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। मध्य प्रदेश के कुछ और भी बाघ आरक्षित क्षेत्र हैं, जैसे बांधवगढ़, सतपुड़ा, कान्हा, पेंच। वहीं छत्तीसगढ़ की बात करते हैं तो छत्तीसगढ़ में इंद्रावती, आचन कमार, अंदिती सीता नदी। उड़ीसा की अगर बात करते हैं तो उड़ीसा में है सिमलीपाल, सतकोसिया। कर्नाटक की अगर बात करते हैं तो यहाँ है बांदीपुर, नागरहोल, भद्रा, बिलगिरी। ये सब बाघ आरक्षित क्षेत्र कर्नाटक में है। नेक्स्ट हमारा कि नासा ने चंद्रमा पर पहला सेलुलर नेटवर्क स्थापित करने के लिए किस कंपनी को चुना है। तो ये नोकिया को चुना है, जो कि चंद्रमा पर 4G संचारण प्रणाली विकसित करेगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नोकिया। वहीं अगर हम लोग नासा की बात करते हैं तो नासा का फुल फॉर्म है द नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसकी स्थापना 1958 में, हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC में। नोकिया की अगर बात करते हैं तो इसकी स्थापना 1865 में और इसका हेडक्वार्टर फिनलैंड में। नेक्स्ट हमारा कि 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर भारत ने किस देश के साथ स्वास्थ्य और शिक्षा से जुड़े संगठनों को 41 एम्बुलेंस और 6 स्कूल बस दान दिया है। तो ये नेपाल को दिया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नेपाल। भारत जो है वो नेपाल का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार तथा विदेशी निवेश का स्रोत है। नेपाल की अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ की राजधानी है काठमांडू। यहाँ के प्रधानमंत्री का नाम है KP शर्मा ओली। भूटान की अगर बात करते हैं तो यहाँ की राजधानी है थिम्पू। यहाँ के राजा के नाम है जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक। बांग्लादेश की अगर बात करते हैं तो यहाँ की राजधानी है ढाका। यहाँ के प्रधानमंत्री का नाम है शेख हसीना। यहाँ के राष्ट्रपति का नाम है अब्दुल सामद। श्रीलंका की अगर बात करते हैं तो यहाँ की राजधानी है श्री जयवर्धने कोटे। यहाँ के प्रधानमंत्री का नाम है महिंद्रा राजपक्षे और यहाँ के राष्ट्रपति का नाम है गोतबाया राजपक्षे। देखिए, आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक चीज़ पूछना चाहता हूं। आप लोग एक कंफर्म टाइमिंग बता दीजिए जिस टाइमिंग पे डेली मैं आप लोगों को सेट प्रोवाइड करवा दूं। तो आप लोग एक एग्जैक्ट टाइमिंग बताइए जो आप लोगों के लिए सबसे सुटेबल टाइमिंग है। उस टाइमिंग प्लीज़ आप लोग कमेंट करके इतना बता दीजिए कि वो टाइमिंग पे मैं आप लोगों को डेली वीडियो प्रोवाइड करवा सकूँ। नेक्स्ट हमारा कि विश्व आर्थिक मंच का 50वां वार्षिक शिखर सम्मेलन 2020 का आयोजन कहाँ किया गया है। तो इसका आयोजन जो 50वां शिखर सम्मेलन 2020 है, इसका आयोजन जो है वो दावोस स्विट्जरलैंड में किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, स्विट्जरलैंड। वहीं अगर आपसे पूछ दे कि 2021 में इसका आयोजन कहाँ होगा, तो 2021 में इसका आयोजन जो है वो सिंगापुर में होगा। 2020 का जो थीम था वो था स्टेक होल्डर फॉर कोहेसिव एंड सस्टेनेबल वर्ल्ड। वहीं अगर हम लोग विश्व आर्थिक मंच की बात करते हैं तो इसकी स्थापना जो है वो 1971 में, इसका हेडक्वार्टर जो है वो स्विट्जरलैंड में। ये बहुत सारे सूचकांक भी जारी करता है, जैसे पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक। ये सब जो है वो विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट हमारा बिहार विधानसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों की कितना है। तो देखिए, अनुसूचित जनजाति के लिए अगर पूछे तब 2 और अनुसूचित जाति के लिए पूछे तब 38। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 2। अगर हम लोग बिहार विधानसभा की बात करते हैं तो अभी बिहार विधानसभा में 17वीं बिहार विधानसभा चल रही है, जिसके अध्यक्ष हैं विजय कुमार सिन्हा। नेक्स्ट हमारा कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोपैक्स टर्मिनल और रोपैक्स सेवा का उद्घाटन किस राज्य में किया है। तो ये गुजरात में किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, गुजरात। और इस सेवा से घोघा और हजीरा के बीच जो 375 किलोमीटर की दूरी थी वो अब सिर्फ 90 किलोमीटर रह जाएगी। वहीं अगर हम लोग गुजरात की बात करते हैं तो गुजरात से याद रखिएगा यहीं रण उत्सव और उगादी त्यौहार का आयोजन किया गया है। गुजरात जो है वो कपास और मूंगफली के उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य है। यहाँ की योजनाएं भी है, याद रखिएगा, मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना और किसान सर्वोदय योजना। नेक्स्ट हमारा कि हाल ही में आइवरी कोस्ट के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं। आइवरी कोस्ट की अगर बात करें तो ये एक अफ्रीकी देश है जहां के अभी नए प्रधानमंत्री बने हैं हामिद बाकायोको। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारा विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व दुग्ध दिवस की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये मनाया जाता है 1 जून को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। और 2020 का जो थीम था वो था द 20th एनिवर्सरी ऑफ वर्ल्ड मिल्क डे। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं 3 मई को, तो 3 मई से याद रखिएगा या 3 मई को अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट हमारा मानव पूंजी सूचकांक 2020 में कौन सा देश जो है वो शीर्ष स्थान पर है। तो मानव पूंजी सूचकांक 2020 में भारत का जो स्थान है वो तो है 116 और पहले स्थान पे है सिंगापुर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, सिंगापुर। और यह रिपोर्ट जो है वो विश्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट हमारा ये प्रॉमिस लैंड पुस्तक के लेखक कौन है। तो प्रॉमिस लैंड पुस्तक के लेखक हैं बराक ओबामा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बराक ओबामा। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं मिशेल ओबामा की, तो मिशेल ओबामा से एक बुक याद रखिएगा जिसका नाम है बिकमिंग।
नेक्स्ट है हमारा, भारत के गृह में मुख्य सूचना आयुक्त कौन नियुक्त हुए हैं? तो गृह में मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त हुए हैं यशवर्धन सिन्हा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, यशवर्धन सिन्हा। केंद्रीय सूचना आयोग की अगर बात करें तो इसका गठन जो है वो 2005 में आरटीआई एक्ट के तहत किया गया था और केंद्रीय सूचना आयोग का जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में स्थित है। वहीं अगर हम लोग राजीव कुमार की बात करते हैं तो राजीव कुमार से याद रखिएगा, ये पूर्व वित्त सचिव थे और अभी फिलहाल इनको चुनाव आयोग के नए चुनाव आयुक्त बना दिया गया है। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित प्रश्नों का किसका सही मिलान नहीं है? एक साइड राज और दूसरे साइड राज्यपाल दिए हुए हैं। सिक्किम की अगर बात करते हैं तो सिक्किम का राज्यपाल गंगा प्रसाद हैं, मुख्यमंत्री यहाँ के हैं प्रेम सिंह तमांग। मेघालय की अगर बात करते हैं तो यहाँ के राज्यपाल हैं सतपाल मलिक, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं कॉनरेड संगमा। नागालैंड की बात करते हैं तो यहाँ के राज्यपाल हैं आर एन रवि और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं नेफ्यू रियो। त्रिपुरा की अगर बात करते हैं तो ये नजमा हेपतुल्ला नहीं है, नजमा हेपतुल्ला जो है वो मणिपुर की राज्यपाल हैं। ठीक है, मणिपुर के ये राज्यपाल हैं और त्रिपुरा के राज्यपाल हैं रमेश बैस और यहाँ के मुख्यमंत्री का नाम है बिप्लब देब। नेक्स्ट है हमारा कि विश्व मृदा दिवस 2020 का थीम क्या था? तो विश्व मृदा दिवस जो है वो तो 5 दिसंबर को मनाया जाता है और इस वर्ष जो इसका थीम था 2020 का वो था कीप सॉइल अलाइव, प्रोटेक्ट सॉइल बायोडाइवर्सिटी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 95 कह रहा है, पर्यावरण के क्षेत्र में सहयोग हेतु भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो ये भूटान के साथ किया है। भूटान की राजधानी है थिम्पू, यहाँ की करेंसी है नुगल ट्रम और यहाँ के राजा का नाम है जिग्मे खेसर नामगेल वांगचुक और यहाँ के प्रधानमंत्री का नाम है डॉक्टर लोताय तेसरिंग। नेक्स्ट हमारा, वाईफाई की सुविधा प्राप्त करने वाला 500वां रेलवे स्टेशन कौन है? तो वाईफाई की सुविधा प्राप्त करने वाला 500वां रेलवे स्टेशन जो है वो है मिदनापुर, जो कि पश्चिम बंगाल में है। अगर हम लोग वाईफाई की बात करते हैं तो भारतीय जब आम बजट आया था 2020-21 में तो उसमें भारतीय रेलवे के लिए ये कहा गया था कि 550 नए रेलवे स्टेशनों पर वाईफाई की सुविधा शुरू की जाएगी। नेक्स्ट हमारा, भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया था? तो भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण जो है वो 18 मई 1974 को राजस्थान के पोखरण जैसलमेर में किया था और इस परमाणु बम में प्लूटोनियम का प्रयोग किया गया था। और वहीं अगर हम लोग दूसरे परमाणु परीक्षण की बात करते हैं तो वो मई 1998 में ऑपरेशन शक्ति के नाम से पोखरण में किया गया था। नेक्स्ट हमारा, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का जो मुख्यालय है वो स्विट्जरलैंड के जिनेवा में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जिनेवा। जिनेवा से और याद रखिएगा यहाँ WHO, UNHCR, UNCTAD, G15, WTO, UNHCR ये सब का जो हेडक्वार्टर है वो जिनेवा में है। वहीं अगर हम लोग रोम की बात करते हैं तो रोम में खाद्य एवं कृषि संगठन का है। लंदन से याद रखिएगा राष्ट्रमंडल का है और पेरिस से याद रखिएगा यूनेस्को और OECD का है। वहीं अगर हम लोग अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की बात करते हैं तो इसकी स्थापना 1919 में, हेडक्वार्टर जिनेवा में। इसके अध्यक्ष का नाम है गाय राइडर और टोटल अभी इसके मेंबर कंट्री है 185। नेक्स्ट हमारा कि दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों के संघ एशियान में कौन सा देश शामिल नहीं है? तो देखिए एशियाई जो है वो 10 देशों का समूह है। जो 10 देश हैं वो है इंडोनेशिया, फिलीपींस, मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, ब्रुनोई, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया और म्यांमार। तो इसमें कौन सा देश नहीं हो गया? मालदीव नहीं हो गया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मालदीव। वहीं अगर हम लोग एशियान की बात करते हैं तो एशियान का फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, जिसकी स्थापना 1967 में, हेडक्वार्टर जो है वो जकार्ता में और अभी तत्कालीन इनके महासचिव जो हैं उनका नाम है लिम जॉक हुई। नेक्स्ट हमारा, राधा मोहन कप निम्न में से किस खेल से संबंधित है? तो राधा मोहन कप की अगर बात करते हैं तो ये पोलो से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पोलो। पोलो से और भी कप का नाम याद रखिएगा, एंजार कप, पृथ्वीपाल सिंह कप, राधा मोहन कप, क्लासिक कप। अगर हम लोग हॉकी की बात करते हैं तो हॉकी से याद रखिएगा बेटन कप, रंगास्वामी कप, आगा खां कप, नेहरू ट्रॉफी, ध्यानचंद ट्रॉफी। अगर फुटबॉल की बात करते हैं तो याद रखिएगा डुरंट कप, रोबर्ट्स कप, संतोष ट्रॉफी, सुब्रतो मुखर्जी कप, सर आशुतोष मुखर्जी कप। बैडमिंटन की अगर बात करते हैं तो याद रखिएगा नारंग कप और अमृत दीवान कप। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ मैं आप लोगों से एक सुझाव मांगा हूं कि आप लोग मुझे एग्जैक्ट टाइमिंग बता दीजिएगा कि कितने बजे मैं कल से आप लोगों के लिए डेली सेट लेकर आऊँ। अगर ये वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला तो एक लाइक जरूर कर दीजिए। वीडियो पसंद आया तो दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आप हमारे चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।